गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर कविता नूनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का हिंदी साहित्य की लाइव कक्षाओं में। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जल्दी से आ जाइए आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में। और इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में हम करने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो आपकी परीक्षा में जरूर आने वाले हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस का सेशन जो है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके और बिल्कुल लगेगा कि आपके नेट जेआरएफ की जो तैयारी है वो कितनी हो चुकी है, आप इसका मूल्यांकन कर पाएंगे। तो ये 20 क्वेश्चंस जो है, ये करने के लिए सभी सेशन को पहले लाइक और शेयर कर दीजिए और आ जाइए हमारे आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन से जुड़ जाइए। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आप सभी की क्लासेस का टाइमिंग अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया है या आप परिचित नहीं है कक्षा के समय से, तो मंडे टू फ्राइडे रात 8 बजे आप सभी की ये YouTube पर आपकी फ्री क्लासेस होती है। उसके अलावा मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को शाम 4 बजे ऐप पर भी आपकी फ्री क्लासेस आयोजित की जाती हैं। और हमारी इन मास्टर क्लास जो ऐप पे आपकी आयोजित होती है, ये तो फ्री है ही। उसके अलावा हमारे पेड सेशन को ज्वाइन करने के लिए, जो कि आप सभी जैसा कि अभी देख पा रहे हैं, नीचे बॉटम बार में भी आप देख पा रहे हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत अफोर्डेबल है, ईएमआई भी अवेलेबल है। वहां पर आपको जुड़ने के लिए आप इस कॉन्टेक्ट नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ का अगर आपका सपना है, आप इस सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो आज के ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आप सभी की इस तैयारी को पूर्ण करने में सहायक होंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आप श्योर हो जाइए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया है, सेशन को लाइक और शेयर जरूर किया है, और हमारे टेक्स्ट बुक के टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर ये जो भी क्वेश्चंस मैं आपको कराती हूँ, चाहे आप मैराथन के सेशंस करते हैं, चाहे आप डेली सेशंस करते हैं, इनके पीडीएफ में आपको वहां पर अपडेट करती हूँ। कविता मैम टेक्स्ट बुक पर आपको इसके पीडीएफ मिलते हैं, तो आप सभी इसे ज्वाइन कर लीजिए। और जो भी आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आपको कोर्स जो परचेज करना है उसमें एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट के लिए आप इस कविता कूपन कोड को यूज कर सकते हैं। ये टेलीग्राम का ग्रुप है आपका, इस टेलीग्राम के ग्रुप को आप स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही आप सर्च करके भी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में आप सभी को इसका लिंक भी अवेलेबल है, जिसके माध्यम से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए पहला प्रश्न है आप सभी के समक्ष स्क्रीन पर कि हिंदी का प्रथम जय काव्य कौन सा है। ठीक है, हिंदी का प्रथम जय काव्य किसे कहा गया है? खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो और विजय पाल रासो। हिंदी का प्रथम जय काव्य किसे कहा गया है, बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो हिंदी का प्रथम जय काव्य की जब आप बात करते हैं तो खुमान रासो जो है वो जय काव्य की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो जो है ये तो महाकाव्य आप सभी परिचित हैं, चंद्रवरदाई इसके लेखक हैं, लेकिन खुमान रासो जो है दलपति विजय जी का स्वरूप है, वो इसके अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम नाटककार किसे स्वीकार किया है? अमीर खुसरो को, विद्यापति जी को, गणपति जी को और आलम को। ठीक है, आप सबको भी हैप्पी करवा चौथ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, जो भी जोड़ियां जो है, जो बन चुकी हैं, बनने वाली हैं, आप सभी की भावी जोड़ियां, उन सबको भी, ठीक है, आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, तो मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम नाटककार किसे स्वीकार किया है? ठीक है, अब यहाँ पे आपको इन आदिकाल और रीतिकालीन में से आपको नाटककार यहाँ पर देखना है, जो कि कौन होंगे? विद्यापति जी जो हैं, जिन्होंने अपने काव्य को नाटकीय स्वरूप देते हुए प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है, कृष्ण काव्य धारा में स्वच्छंद काव्य धारा के प्रवर्तक कौन से कवि हैं? कृष्णदास, रहीम, सूरदास, रसखान, जिन्होंने अपनी स्वच्छंद काव्य धारा का प्रवर्तन किया। गुड, वेरी गुड। तो यहां पर आप देखेंगे कृष्ण काव्य धारा में स्वच्छंद काव्य धारा के प्रवर्तक कवि के रूप में
आएंगे आपके रसखान। रहीम जी जो है वो तो आपके तुलसीदास के समकालीन स्वरूप में आते हैं। तो रसखान जी जिन्होंने कृष्ण काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा में स्वच्छंद काव्यधारा का स्वरूप जो है वो निर्धारित किया। अगला प्रश्न, पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र किसने माना है? इससे तो आप सभी परिचित हैं कि पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, लेकिन किसने कहा? वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो रचना है आप सभी के पंत जी की रचना है। पल्लव जो रचना है सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है, और पंत जी की इस रचना को छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो किसने कहा है? दिनकर जी ने कहा है। अगला प्रश्न है, निराला जी को छंदों का राजा किसने कहा? रसखान, डॉक्टर नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को छंदों का राजा किसने कहा है? चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। तो किसने कहा है भाई? रसखान ने कहा है, डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो निराला जी पर सबसे ज्यादा आप देखेंगे कि रिसर्च जो की है, ठीक है, जो आलोचना की है वो नामवर सिंह जी ने की है। निराला की साहित्य साधना 8 खंडों में आप सभी को मिलेगी। अगला प्रश्न है, बिहारी को भाषा का पंडित किसने कहा है? एक तरह से ये जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आप करा रही हो, ये बहुत सारे उपनाम अपने आप में समेटे हुए हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं इस तरह के, और इस तरह के जो घुमा फिरा के ये प्रश्न है आप सभी के समक्ष, ये इसी तरह से आ जाते हैं। तो बिहारी को भाषा का पंडित किसने कहा है? डॉक्टर नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। तो यहां पे आप देखेंगे कि 4th नंबर का है आपका विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने क्या कहा है भाई? बिहारी जी को भाषा का पंडित कहा है। अगला प्रश्न, कबीर जी का वह शिष्य कौन था जो बीजक को लेकर भाग गया था? ठीक है, कबीर जी की जो रचना बीजक है, जिसका संकलन तो किया धर्मदास जी ने, लेकिन एक सारे शिष्य तो बराबर नहीं होते गुरु के, तो एक शिष्य ने तो संकलन किया और दूसरा शिष्य कहते हैं ये मेरे गुरु की धरोहर है और किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए, उसे लेकर के भाग गया। तो वो कौन थे? बताइए। वेरी गुड। तो यहां पे आप देखेंगे कि कबीर जी का वो शिष्य है जो बीजक, ठीक है, बीजक जिसमें साखी, सबद, रमैनी, ठीक है, तीनों स्वरूप हमारे समक्ष आते हैं, उन सभी को संकलित किया गया। तो बीजक को लेकर के कौन भागा था भाई? भगवान दास जी भाग गए थे। अगला प्रश्न, किस विद्वान ने सूर के ग्रंथ सूर सारावली को एक वृहद होली गीत कहा है? मुंशी राम शर्मा, श्री राम शर्मा, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर आप तक आपने हमारे कविता मैम टेक्स्ट बुक टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और हमारे पेड सेशन में जुड़ने के लिए एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट का भी आप लाभ उठा सकते हैं मेरे नाम का कूपन कोड यूज करके। तो किस विद्वान ने सूर के ग्रंथ को सूर सारावली, ठीक है, सूरदास जी के 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ आप सभी पढ़ते हैं। एक तो आप सूर सागर की बात करते हैं जिसमें भ्रमर गीत का संदर्भ आया है, दूसरा सूर सारावली जो एक तरह से इनकी दार्शनिक रचना मानी जाती है, साहित्य लहरी जिसमें दृष्टिकूट पद आते हैं। तो सूर सारावली को एक वृहद होली गीत किसने कह करके पुकारा है? तो वो है आपके मुंशी राम शर्मा जी। अगला प्रश्न है, देव हिंदी के भिखारी कवि हैं, वाक्य किस विद्वान का है? राधेश्याम, लालदीन, रामदीन और लाला
भगवान दीन, बताइए। हाँ जी, गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे आप देखेंगे देव हिंदी के भिखारी कवि हैं, ठीक है, भिखारी कवि सही लिखा है क्या? हाँ, तो ये लाला भगवान दीन ने कहा है। चलिए अगला प्रश्न है, बिहारी की कविता सतसई को हिंदी का श्रृंगार किसने कहा है? कि बिहारी जी की जो रचना है वो क्या है भाई? हिंदी की श्रृंगारिक रचना है, यानी कि हिंदी का सौंदर्य अभिवृद्धि करने वाली, हिंदी के सौंदर्य को बढ़ाने वाली कविता है। ये बात जो है वो किसने कही है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा और रामविलास शर्मा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंधियो, आगे कौन हवाल। ठीक है, इस तरह से आप श्रृंगारिक पद, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परत श्याम हरित दुति होई। ठीक है, इस तरह के भक्ति के पद। ठीक है, और नल की अरु नल नीर की गति एके करी होए, जे तो नीचो वे चले ते तो ऊंचो होए। ऐसे नीति परक पद। तो भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी जिस बिहारी सतसई में बहती है, तो उस बिहारी सतसई को हिंदी का श्रृंगार किसने माना है? तो वो स्वरूप आप सभी के समक्ष आता है रामचंद्र शुक्ल जी ने, कि बिहारी जी का काव्य जो है वो बहुत ही सुंदर है। अगला प्रश्न, निम्न में से असत्य कथन का चयन करना है, अर्थात जो सही नहीं है। संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र है। भरत मुनि का समय 3री सदी ईस्वी पूर्व से 3री सदी के बीच में माना जाता है, ईसा पूर्व से। अंतिम प्रख्यात ग्रंथ रस गंगाधर है। रस गंगाधर के प्रणेता विश्वनाथ है। तो इसमें से कौन सा होगा सही, कौन सा होगा गलत? यानी कि हमें करना है, ऑप्शन तो हमारा सही होना चाहिए, लेकिन इसमें से कौन सा कथन असत्य है, बताइए। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। कंटिन्यूअस आंसर करते रहे, सेशन को लाइक और शेयर करते रहे। तो निम्न में से असत्य कथन का जब आप चयन करते हैं, तो यहां पर आप सभी को देखने को मिलेगा कि रस गंगाधर के प्रणेता विश्वनाथ नहीं, कौन है भाई? जगन्नाथ है। ठीक है, रस गंगाधर की रचना किसने की? जगन्नाथ ने की। बाकी के तीनों जो है वो सही हैं, ये वाला असत्य है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस आचार्य ने अलंकार सिद्धांत को नहीं अपनाया? भामह, दंडी, विश्वनाथ और उद्भट। चलिए, वेरी गुड। तो निम्न में से किस आचार्य ने अलंकार सिद्धांत को नहीं अपनाया? ठीक है, तो किसने नहीं अपनाया भाई? दंडी जो है, नहीं विश्वनाथ, सॉरी, दंडी तो भामह, दंडी और आपके ये तो आपके इसके अंतर्गत आते ही हैं। तो यहां पे आप देखेंगे भामह, भामह, दंडी, उद्भट, ये तो तीनों आपके अलंकार सिद्धांत के हैं। ये आपके किससे संबंधित है? रस सिद्धांत से संबंधित है। विश्वनाथ जो है वो रस सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है? भामह, उद्भट, वामन और मम्मट।
वेरी गुड। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। रातों की जंग जो वही जीतता है। रातों की जंग जो जाग कर जीतता है वही सूर्य बनकर निखरता है। तो आप सब भी सूर्य की तरह चमकेंगे। तो थोड़ा सा रातों का अंधेरा अर्थात संघर्ष का अंधेरा है, इसे गुजर जाने दीजिए। तो काव्यालंकार सूत्रवृत्ति जो है वो किसकी रचना है? तो यहाँ पे आप देखेंगे सूत्रवृत्ति, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति वामन जो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक थे उनकी रचना है। अगला प्रश्न है, आनंदवर्धन की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? ध्वन्यालोक लोचन, ध्वन्यालोक, वक्रोक्ति जीवितम, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। टॉप 20 क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो आनंदवर्धन जी की रचना निम्न में से कौन सी है? तो आप देखेंगे ध्वन्यालोक। ठीक है, आनंदवर्धन की रचना है ध्वन्यालोक। जो आप अभिनव गुप्त की देखते हैं वो ध्वन्यालोक लोचन, जो कि आपके ध्वनि सिद्धांत के स्वरूप पर टीका के रूप में लिखी गई है। आनंदवर्धन जो है वो ध्वनि संप्रदाय के स्वरूप में आपको देखने को मिलते हैं। और वक्रोक्ति जीवितम आपके कुंतक जी के स्वरूप में आती है। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति अभी आपने पढ़ी, वामन जी की रचना है। अगला प्रश्न है, काव्य प्रकाश किसकी रचना है? वामट, वामन, मम्मट, विश्वनाथ दंडी। ये 20 क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, आप हिंदी से रिलेटेड आप एग्जाम अगर दे रहे हैं तो डेफिनेटली मिलने वाले हैं। चलिए, वेरी गुड। तो यहाँ पे आप देखेंगे काव्य प्रकाश जो है वो किसकी रचना है? तो वो आपके मम्मट जी की रचना है। ठीक है, आप सभी का सहयोग जो है वो अपेक्षित है। लगातार सेशन को लाइक और शेयर करते रहे। मम्मट जी की वेरी इंपॉर्टेंट रचना जो काव्य शास्त्र के अंतर्गत आप पढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अभिनव गुप्त मूलतः क्या थे? ठीक है, अभी जो हमने डिस्कशन किया, अभिनव गुप्त जो है वो मूल रूप से क्या थे? आचार्य, टीकाकार, कवि या नाटककार? चलिए, वेरी गुड। तो अभिनव गुप्त जो है वो, जैसे आपने अभी ध्वन्यालोक पढ़ी थी आनंदवर्धन जी की रचना, वैसे ही आनंदवर्धन जी की जो रचना थी ध्वन्यालोक पे टीका स्वरूप लिखने वाले थे आपके टीकाकार के रूप में। ध्वन्यालोक लोचन जो है वो इन्हीं की प्रसिद्ध रचना के रूप में हमारे सामने आती है। ठीक है, औचित्य विचार चर्चा किसकी रचना है? क्रौचे, शैमिंद्र, मम्मट और उद्भट। औचित्य विचार चर्चा। चलिए, वेरी गुड। तो यहाँ पे आप देखेंगे औचित्य विचार चर्चा, यानी कि औचित्य का जो सिद्धांत दिया वो किसने दिया भाई? शैमिंद्र ने दिया। ठीक है,
क्रॉचे ने तो अभिव्यंजनावाद दिया है, ठीक है, ये आपके पाश्चात्य स्वरूप में है और अभिव्यंजनावाद का जो स्वरूप है वो इसके अंतर्गत आता है। मम्मट का आपने अभी देखा ही संस्कृत के काव्य लक्षणों में आता है, उद्भट जी आपके अलंकार के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, धनंजय व धनिक ने साधारणीकरण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? अविशेष, प्रकांतर विशेष, परित्यक्त विशेष और असाधारण विशेष। टेलीग्राम के ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, चाहे आप पहले के सेशंस देखेंगे उन सभी के पीडीएफ वगैरह नोट्स के लिए आप सभी कविता मैम टेक्स्ट बुक इस हिंदी के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और हमारे पेड सेशन जिसमें आपको सिर्फ मात्र 40 क्लासेस में आप सभी का कंप्लीट कोर्स आपका हो रहा है दिसंबर वाले साइकिल के लिए, तो अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ नवंबर का ये महीना आप शुरू हुआ है और अंत तक हमारी कंप्लीट जो तैयारी है वो हो जाए, तो देर ना कीजिए। और बहुत ही जो कहेंगे अच्छे ऑफर्स के साथ में आपको ये अवेलेबल है और 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए कविता नाम के कूपन कोड को यूज कीजिए। तो धनंजय और धनिक ने साधारणीकरण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो वो था परित्यक्त विशेष, ठीक है, क्योंकि संस्कृत के अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग शब्दों के माध्यम से साधारणीकरण को व्याख्यायित करने की कोशिश की है। उनका मानना था, उनका ये प्रयास था कि साधारणीकरण जो है वो मूल रूप से क्या है, ठीक है, साधारणीकरण जो है वो तादात्म्य की स्थिति है। तादात्म्य क्या है कि जो एक होती है सह अनुभूति, एक होती है समानुभूति, ठीक है, जिसे आप सिंपैथी और एम्पैथी के नाम से जानते हैं। तो जो सामने वाला जो नट है, जैसा अभिनय हो रहा है वैसा ही जब पाठक या सहृदय अनुभव करने लग जाता है तो वो तादात्म्य की स्थिति कहलाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रयाण रस को प्रतिष्ठापना करने वाले कौन थे? यानी कि प्रयाण रस की प्रतिष्ठापना किसने की है? रुद्रट ने, उद्भट ने, वाग्भट ने और मम्मट ने। प्रयाण रस की सेशन के अंत में होगा, आपको कल लास्ट जो आपका सेशन था उसमें जो आपको दिया गया वेरी इंपॉर्टेंट होमवर्क क्वेश्चन, उस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर और एक नया होमवर्क क्वेश्चन आप सभी को यहां पर दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रयाण रस की प्रतिष्ठापना किसने की? तो वो थे आपके रुद्रट जी, जिन्होंने प्रयाण नामक रस की जो स्थापना है वो की है। मूल रूप से तो आपके रसों का स्वरूप 8 ही माना गया, फिर 2 और जुड़े, फिर एक और जुड़ा, इस तरह से स्थाई भाव, आप रस के स्थाई भाव जरूर ध्यान रखें, उसके वर्ण, उसके देवता को ध्यान रखें, तो आपका रस का जो स्वरूप है रस संप्रदाय से संबंधित स्वरूप पूर्ण होता है। अगला और आज के सेशन का यह अंतिम प्रश्न है आप सभी के समक्ष, निम्नलिखित में से किस एक विद्वान ने रसों की संख्या 9 नहीं मानी है? उद्भट, रुद्रट, आनंदवर्धन और धनंजय। किसने 9 नहीं मानी है रसों की संख्या? तो यहाँ पे आप देखेंगे निम्नलिखित में से किस एक विद्वान ने रसों की संख्या 9 नहीं मानी है? तो वो रुद्रट हैं जिन्होंने रसों की संख्या 9 नहीं मानी, बाकी इन्होंने 9 का स्वरूप जो है वो माना है। पहले 8 थे, फिर 9, फिर 10, 11, 2 और जुड़ते गए। तो इस तरह से आप सभी देखते हैं मूल रूप से रसों की संख्या जो नाट्य शास्त्र में आती है भरत मुनि जी के, वो 8 मानी गई, ठीक है। तो ये इस तरह से वेरी इंपॉर्टेंट आप सभी के और भी क्वेश्चंस आते रहेंगे। मंडे टू फ्राइडे रात 8 बजे आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सेशन आपके यूट्यूब पर आयोजित किए जाते हैं, जिसकी जानकारी आप सभी को टेक्स्ट बुक के ग्रुप पर क्लासेस के लिंक जो है आपको यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। फ्री जो ऐप पे क्लासेस होती हैं और जो यूट्यूब पे क्लासेस होती है, साथ ही साथ क्लास के नोट्स PDF आपको यहाँ पर अवेलेबल होते हैं।
तो इसी के साथ आप पेड सेशन जो हमारा 40 क्लासेस का बूस्टर लाइव कोर्स है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट के अलावा जो है आपको क्लास पीडीएफ नोट्स और साथ में लाइव सेशंस जो आप सभी को मेरे साथ मिलेंगे, वो वेरी इंपॉर्टेंट सेशन जिनके माध्यम से आप अपने दिसंबर के अटेम्प्ट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो सुपर कोचिंग पर मिलेंगे आपको सुपर टीचर्स और सुपर क्लासेस यहां पर आपको मिलेंगे। अब है आपके होमवर्क क्वेश्चन की बारी, जो कि मैंने आप सभी को दिया था लास्ट सेशन में। होमवर्क क्वेश्चन था हमारा आलोचक के मुख से। ठीक है, आलोचक के मुख से ये रचना जो है वो किसकी है, मैंने लास्ट सेशन में होमवर्क क्वेश्चन दिया था। कुछ स्टूडेंट्स ने वीडियो समाप्ति के बाद में कमेंट सेक्शन में आंसर किया, लेकिन बहुत लोगों ने नहीं किया। ठीक है, अगर आपको आता है, ठीक है, ये चैलेंज होता है एक तरह से होमवर्क क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए, कि अगर आपको आता है तो आपको इसका आंसर करना चाहिए। ठीक है, तो आलोचक के मुख से ये रचना है आपके नामवर सिंह जी की। ठीक है, नामवर सिंह जी की ये रचना आप सभी के समक्ष आती है। आज का होमवर्क क्वेश्चन जो है, सदियों के सोए जाग उठे। सदियों के सोए जाग उठे, ये रचना किसकी है? हमारे नेक्स्ट सेशन में हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे। उससे पूर्व आप लोग अपना आंसर जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, जिससे हमें पता चले कि भाई उसमें नाम भी आ जाता है, तो मुझे भी पता चले कि आप में से किसने आंसर किया है। तो ये सारी इन रचनाएं जो मैं आपको बताती हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं आप सभी की होती हैं, जिसके माध्यम से आप सभी जो है अपने इंपॉर्टेंट रचनाओं को आप याद रख सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रहता है कि मैम रचनाओं का जो क्रम वगैरह है वो बिल्कुल भी याद नहीं हो रहा है, जो भी रचनाएं हम याद करना चाहते हैं वो मिक्सअप हो जाती हैं। तो उसके लिए मैंने आप सभी को ऐप में जो आपका मास्टर क्लास हुआ था उसमें भी बताया था, आप मास्टर क्लास के में जाकर के भी देख सकते हैं। जो आपका सिलेबस है, होल सिलेबस, उसको आपको कैसे कवर अप करना है। ठीक है, फ्री सेशन है वो आपका, आप टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करेंगे और वहां पे आपको हिंदी के जो मास्टर क्लास फ्री सेशन दिखेंगे रिकॉर्डेड, वो आपको वहां पे दिखेंगे मेरे। उसमें मैंने आपको पूरे आपके 10 की 10 यूनिट को विद रचनाएं आपको कैसे याद करना है। ठीक है, तो वो आपको 15 से 20 मिनट में मैंने कंप्लीट आपको पूरा समझा दिया और विद डिटेल आपको उसमें समझ में आएगा। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आप सभी की एक सीक्वेंस बहुत जरूरी है। आप यूनिट्स को लेकर के कर रहे हैं या आपका जो साहित्य के इतिहास का जो क्रम है उस क्रम को लेकर के कर रहे हैं, उन सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप आप कीजिए। ठीक है, आप पहले डिटेल्ड एनालिसिस कीजिए। ठीक है, डिटेल में कॉन्सेप्ट को पढ़िए, उसके बाद में कम से कम 2 बार पढ़िए, उसके बाद में आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। ये नहीं कि पहली बार में आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, 2 बार पढ़ने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो शॉर्ट नोट से आपको रिवीजन में आसानी होगी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, टिप्स होते हैं तैयारी के, जिनको आपको अपने दैनिक जीवन में कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये आप सभी के लिए हमारी क्लासेस और हमारे टेलीग्राम के ग्रुप का आप सभी को यहाँ पर नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है, जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको क्लासेस के इंपॉर्टेंट जो आपको कहेंगे कि मैंने अब तक जो 500 क्वेश्चंस अप्रोक्सी आपको करवा दिए हैं, तो उन 500 क्वेश्चंस को आप पाना चाहते हैं, आगे आने वाली जो सीरीज वगैरह है उन सभी की जानकारी चाहते हैं, तो आप टाइमिंग नोट कर लीजिए, मंडे टू फ्राइडे रात 8 बजे। और ऐप पे आपकी मास्टर क्लास फ्री जो है वो है मंडे टू वेडनेसडे और फ्राइडे। ठीक है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। और ये आपका टेलीग्राम का ग्रुप है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे सेशन को लाइक और शेयर कीजिए। आप सभी का इतना बेशकीमती समय हमारे साथ बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर कविता नूनी आपको धन्यवाद देती हूँ। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में।